हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था डैम्प्ड वाइब्रेशंस के बारे में। आज के लेक्चर के अंदर हम उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या होता है उसको समझने के लिए ना हम पहले ये एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास तीन पेंडुलम है, ए, बी और एक सी। और अगर इन तीनों की लेंथ को अगर आप देखें तो तीनों की लेंथ जो है वो डिफरेंट है। इफ यू रिमेंबर, हमने स्टडी किया था कि अगर हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम हो तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होती है, दैट इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम। इस कंडीशन में इसकी लेंथ क्या है, ज्यादा, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी। और इस वाले की, बी वाले की जो लेंथ है वो इन तीनों से कम है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी होगी ज्यादा। बट मेन बात यहाँ पे ये देखने वाली है कि इन तीनों का जो लेंथ है वो डिफरेंट है, तो इसलिए इन तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो इन तीनों को हमने एक ही पर्टिकुलर रॉड के साथ मान लो हमने अटैच इसको कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, अब ना हमने ये जो सबसे पहले वाला था, ये वाला जो आप देख रहे हो, हमने पहले इसको वाइब्रेट किया। थोड़ी देर बाद हमें यह देखने को मिलता है कि जो इसके साथ वाला है वो भी आपका वाइब्रेट करता है और उसके साथ वाला भी वाइब्रेट करना शुरू हो जाता है। और आफ्टर सम टाइम हमें यह देखने को मिलता है कि ये दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो इसके साथ मैच करनी शुरू हो जाती है। अब सबसे पहला सवाल यह है कि ये दोनों वाइब्रेट क्यों हुए। तो उसका रीजन बहुत ही सिंपल है कि जब ये वाइब्रेट हुआ ना, जब हमने इसको किया तो इसकी जो वाइब्रेशन है इस बीम से होते हुए इन दोनों को पहुंची और उस वाइब्रेशन की वजह से ये भी वाइब्रेट होने लग गया और ये भी वाइब्रेट होना शुरू हो गया। तो इन दोनों की वाइब्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है एक एक्सटर्नल सोर्स, मतलब ये आपका एक्सटर्नल सोर्स है जिसकी वजह से ये दोनों आपके वाइब्रेट हुए हैं। तो इस तरह की जो वाइब्रेशन होती है उनको कहा जाता है फोर्स्ड वाइब्रेशन, मतलब वो वाइब्रेशन जो होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स। एक और एग्जांपल दिखाता हूं। इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं कि एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर हमने यहां पर एक रिंग रखी हुई है, ठीक है। अब हमने एक कहते हैं कि एक ट्यूनिंग फोक लिया, उस ट्यूनिंग फोक को हमने वाइब्रेट किया और वाइब्रेट करके हमने उसको टेबल के साथ टच कर दिया। आफ्टर सम टाइम हम देखेंगे कि ये जो रिंग है ये भी आपकी वाइब्रेट होनी शुरू हो जाती है। तो फिर से वही सवाल कि ये वाइब्रेट क्यों कर रही है। तो जब आपका यहां पर ट्यूनिंग फोक वाइब्रेट कर रहा था तो इस टेबल की हेल्प से वो वाइब्रेशन आपकी ट्रांसमिट हुई फ्रॉम ट्यूनिंग फोक टू दिस रिंग एंड इसी वजह से ये जो रिंग है ये आपका वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है। आफ्टर सम टाइम इसकी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी आपकी मैच कर जाती है। जब किसी दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स की फ्रीक्वेंसी आपस में मैच होती है तो वो एक स्पेशल केस होता है जो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। वैसे तो उसका नाम रेजोनेंस है, बट वो एक स्पेशल केस है और 99% अगर इस पार्ट में से कुछ आता है तो वो रेजोनेंस वाले पार्ट से ही आता है। तो मैंने उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाकर आपको अच्छे से समझाना है कि रेजोनेंस क्या होता है और किस तरह से डिफरेंट बॉडीज के अंदर वो टेक प्लेस करता है। अभी हम आगे पढ़ते हैं। सो जैसे मैंने आपको कहा, अब देखो यहां पर एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है एक वॉल क्लॉक का, एक पेंडुलम क्लॉक का। इस पेंडुलम क्लॉक के अंदर मैं क्या देखता हूं कि मुझे इसके अंदर ना एक सेल लगाना पड़ता है ताकि इसका जो पेंडुलम है वो एक फिक्स्ड एम्पलीट्यूड के साथ इस तरह से वाइब्रेट करता रहे।
अब मैं आपसे बस एक चीज पूछना चाहूंगा कि सपोज कर लो कि आपके पास एक पेंडुलम है और उस पेंडुलम को आप किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाते हो और यहां से आप अपने पेंडुलम को छोड़ देते हो। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? आप ये ऑब्जर्व करोगे ना कि एक्चुअली में ये टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देगा एंड आफ्टर सम टाइम क्या होगा, ये आपका रुक जाएगा। अब पहला सवाल, ये रुकता क्यों है? रुकता इसलिए है क्योंकि इस टाइम पर अगर हम ध्यान से देखें तो जिस मीडियम के अंदर ये आपका वाइब्रेट करता है वो मीडियम इसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स लगाती है, जिस रेजिस्टिव फोर्स की वजह से इसकी जो एनर्जी है वो डिसिपेट होती है एंड आफ्टर सम टाइम वो उसकी जो मोशन है वो सीज हो जाती है, मतलब वो रुक जाता है। अगर मैं चाहता हूं कि इसका एम्पलीट्यूड मेंटेन रहे तो वो तभी पॉसिबल है जब मैं उसको उतनी एनर्जी प्रोवाइड करूंगा जितना ये हर बार लॉस कर रहा है। ऐसा करने के लिए मुझे इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, वो भी पीरियोडिकली, सो दैट इसके एम्पलीट्यूड को हम मेंटेन करके रख सके। तो क्योंकि मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई इसके एम्पलीट्यूड को मेंटेन करने के लिए, तो इसकी जो वाइब्रेशन होगी दैट विल बी नोन एज अ फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो पहले हम ये जो पॉइंट्स मैंने यहां लिखे हैं पहले हम इसको समझ लेते हैं। पहला क्या था? A freely vibrating body in a medium cannot maintain its amplitude of vibration constant due to the presence of the damping force of the surrounding medium। इसके बारे में मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फिर कहता, if the amplitude of vibration is kept constant by applying an external periodic force, ठीक है, such that the external periodic force compensate for the loss of energy in every vibration due to the damping force, the vibration of the body is called the forced vibration। as I have told you कि अगर मैं इसके वाइब्रेशन को मेंटेन करना चाहता हूं, इसके एम्पलीट्यूड को मेंटेन करना चाहता हूं, तो मुझे हर बार इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी वो जो एनर्जी लॉस हुई है उसको कंपनसेट करने के लिए। तो उस तरह की वाइब्रेशन जो ये एक्वायर करेगा वो होगा आपका फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो जैसे मैंने कहा था, द वाइब्रेशन ऑफ ए बॉडी विच टेक प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर कॉल्ड द फोर्स्ड वाइब्रेशन। ठीक है ना? आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके बारे में कुछ और बातें भी हम समझ लेते हैं। पहली बात कहता है, व्हेन एन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए वाइब्रेटिंग बॉडी, द बॉडी नो लॉन्गर वाइब्रेट विद इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और जो फोर्स हम एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं उसको हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। अब ये एक्चुअली है क्या बात, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आप इसको समझना प्लीज। देखिए मान लीजिए कि मेरे पास है एक पेंडुलम, ठीक है, और ये लेता है t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, मतलब इसका टाइम पीरियड है 2 सेकेंड। मतलब ये अपने एक्सट्रीम से जब मैंने यहां से शुरू किया तो जाकर जब वो वापस आता है तो 2 सेकेंड में ये वापस आ जाता है। ठीक हो गया। अब ना यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, थोड़ा उसको समझना, फिर मैं इसका आंसर भी डिस्कस करूंगा। कि मान लीजिए कि आफ्टर 2 सेकेंड ये यहां पर आता है, बट और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या बन जाएगी? फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5 हर्ट्स। मान लो ये इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। पर मैं क्या करूंगा, जब ये यहां से यहां आया और फिर जब ये वापिस आया, मतलब लगभग 1.5 सेकंड समझ लेते हैं, तो 1.5 सेकंड में ये कहां जाएगा? 1 सेकंड में तो ये आगे गया, 0.5 में वापस आया। तो एक काम करते हैं, इसको 1.75 कर देते हैं, 1.75 सेकंड्स कर देते हैं। तो लगभग वो यहां पर आ चुका है। तो अभी तक ये यहां पहुंचा नहीं है, मेरी बात समझने की कोशिश करना। पहले वो यहां गया 1 सेकंड में, 0.5 सेकंड में वापस आया, और उसके बाद फिर 0.25 सेकंड और लिए मैंने, तो यहां तक। तो बॉब सिर्फ यहां तक पहुंचा है और मैंने उसको एकदम से धक्का दे दिया। क्या लगता है क्या होगा? आपने एक चीज गौर करी, जब बॉल आपकी तरफ आती है, अभी तक वो अपनी एक्सट्रीम में पहुंचा नहीं है, और आप उससे पहले अगर उसको धक्का दे दो
तो उसका जो मोशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या कि वो आया और उसी टाइम अगर आप उसको धक्का दे दोगे तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। एंड आफ्टर सम टाइम, क्योंकि आपकी जो टाइम पीरियड है वो 1.75 है, तो आफ्टर सम टाइम इंस्टेड ऑफ 2 सेकेंड इसका टाइम पीरियड भी 1.75 सेकेंड हो जाएगा। मतलब अब ये यहां पे आएगा, फिर जाएगा, वापस आएगा इन 1.75 सेकेंड्स। मतलब ये कि जो मेरी फ्रीक्वेंसी है, मैंने तो इसको देखो 1.75 सेकंड के बाद धक्का देना ही देना है, देना ही देना है, देना ही देना है। अगर वो 2 सेकंड में एक्सट्रीम में पहुंचता है और मैं 1.75 पे ही धक्का पहले दे दूंगा, तो ऑब्वियस है आधे रास्ते में जब उसको धक्का दूंगा तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज वो इस तरफ रहा है, मैंने ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाई, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी काफी एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाएगी। एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी तो इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अब ये कम टाइम पीरियड के अंदर ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। एंड आफ्टर सम टाइम जो मेरा टाइम पीरियड है वही टाइम पीरियड उस पेंडुलम का होगा। इसका मतलब जो मेरी फ्रीक्वेंसी होगी वही उस टाइम पे उस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी होगी। तो इस तरीके से जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो मेरी फ्रीक्वेंसी और जिस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं उसकी फ्रीक्वेंसी आपस में मैच कर जाती है आफ्टर सम टाइम। तो मैंने जो फोर्स लगाई वो बन गई ड्राइविंग फोर्स। दूसरा पॉइंट, द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, क्योंकि मैं लगातार उसको फोर्स लगाता जा रहा हूं, जितनी वो एनर्जी वेस्ट हो रही है उसकी उतना ही मैं कंपनसेट करके उसमें फोर्स लगाकर उसके अंदर एनर्जी डाल रहा हूं, तो उसका एम्पलीट्यूड जो है ना वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है विद टाइम। बट उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे मैंने अपना सेट कर लिया भाई, मैं तो अपना टाइम पीरियड मेरा 1.75 रहेगा, 1.75 रहेगा, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि ये जो मेरा पेंडुलम है ये भी 1.75 अटेन कर लेगा। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कम एम्पलीट्यूड कवर करना पड़ेगा, कम मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसकी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये इसका मतलब है। फिर कहता, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द बॉडी, जैसे कि मेरे इस केस में था, अगर मैं 1/175 करता हूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट थी एज कंपेयर टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पेंडुलम, तो इसलिए एम्पलीट्यूड जो आया वो क्या हुआ, स्मॉल हो गया। लेकिन अगर मेरी फ्रीक्वेंसी और इस पर्टिकुलर पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती, मैच करने का मतलब क्या होता है कि मैंने अपने आप को सेट कर लिया कि एवरी 2 सेकंड के बाद ही मैं धक्का दूंगा, एवरी 2 सेकंड के बाद ही मैं धक्का दूंगा, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मेरी फ्रीक्वेंसी और उस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी और उससे क्या होता है, उससे जो इस ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो जाता है, मतलब वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे अपना आ जाता है, वो अपना एम्पलीट्यूड क्या करेगा, मेंटेन करता रहेगा। फिर इस पर्टिकुलर कंडीशन को ही रेजोनेंस कहा गया है, जिसको मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में कैसे फोर्स वाइब्रेशन किसी दूसरी बॉडी को वाइब्रेट करता है और किस तरह से किसी बॉडी की फ्रीक्वेंसी आपके साथ वो मैच कर जाती है, मतलब आपकी ड्राइविंग फोर्स के साथ वो मैच कर जाती है। आगे देखते हैं। फिर हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन द फ्री एंड द फोर्स वाइब्रेशन। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि द वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी इन द एब्सेंस ऑफ एनी रेजिस्टिव फोर्स उसको फ्री वाइब्रेशन कहते हैं, बट इसके अंदर हम एक पीरियोडिक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करते रहते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि बॉडी का शेप क्या है, साइज क्या है, बट हाँ यहां पर जो किसी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब आफ्टर सम टाइम इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी। यहां कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, बट इसमें चेंज होती है क्योंकि वो डिपेंड करता है कि अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। इसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, इसमें एम्पलीट्यूड स्मॉल तब होगा जब ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी और बॉडी की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है तो उस टाइम एम्पलीट्यूड आपका मैक्सिमम होगा। तो ये स्पेशल कंडीशन है फोर्स वाइब्रेशन की। आई होप आपको ये जो फोर्स्ड वाइब्रेशन है
विद ये डिफरेंट एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया फोर्स्ड वाइब्रेशन के बारे में। हमने ये समझा कि एक्चुअली में कोई दूसरी बॉडी कैसे वाइब्रेट करती है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल फोर्स, और साथ ही साथ ये जाना कि कब एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और कब आपका एम्पलीट्यूड कम होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।